नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के मैं अपने उन देश के तमाम शीर्षस्थ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों का अभिवादन करता हूं, जिनमें विशेष करके डॉक्टर M.H. दृषि, डॉक्टर V. कुमार सहित वो सभी संस्था अध्यक्ष जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना योगदान दे रहे हैं। उन तमाम औषध निर्माताओं को, विशेष करके डॉक्टर R.K. भारद्वाज हिसार, मैटी फार्मास्यूटिकल कंपनी के डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर संजीव शर्मा, बिहार के डॉक्टर अशोक सिंह, आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं और आप सब अनुकरणीय हैं। उन तमाम संपादकों को भी मैं अपना नमस्कार प्रेषित करता हूं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जागरूकता के लिए विभिन्न इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाचार पत्रों का प्रकाशन अपने स्तर से कर रहे हैं। 28 फरवरी 2017 को आईडीसी कमेटी का गठन किया गया था भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देने के क्रम में। हम 5 वर्ष पूरा करने की ओर हैं, बस कुछ दिन शेष हैं। इन 5 वर्षों की अगर हम समीक्षा करें तो आज हालांकि मैं दिन भर बहुत व्यस्त था, आपने देखा भी होगा, चूंकि आप सभी जानते हैं कि मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते मेरी कुछ शैक्षिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण होती हैं और प्रदेश का सीनियर प्रिंसिपल होने के कारण, राज्य पुरस्कार से सम्मानित होने के कारण मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षा विभाग के प्रति कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और इस नाते कुछ समय मुझे अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ या उनकी बैठकों में या डीएम की मीटिंग में या शासन प्रशासन की मीटिंग में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी देनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो मुझे 2 प्रमुख इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत से संबंधित समाचार पत्रों की कुछ प्रतियां दिखाई पड़ी और मैंने कुछ समीक्षा किया कि एक समाचार पत्र का संपादकीय लिख रहा है कि राज्य स्तरीय प्रयास पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता संभव है और बहुत लंबा डिटेल संपादकीय में दिया गया। उसके अन्य पृष्ठों पर CDRI यानी केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के गेट के बाहर की एक फोटो भी आई कुछ साथियों की और उसके ऊपर लिखा गया कि वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सुपर साइंस है और यह कथन है डॉक्टर आनंद कुलकर्णी, प्रमुख शोध निदेशक लखनऊ की। और उसके ऊपर की लाइन थी कि स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत CDRI में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को जांच परख करने और शोध करने के लिए वहां हमारे कुछ सीनियर साथी प्रस्तुत हुए और उन्होंने आगे भी लिखा, डॉक्टर PN यादव और डॉक्टर आमिर नाजिर ने इनके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शोध कार्यों को परखने का प्रयास किया। एक अन्य अखबार ने अपने 5 पृष्ठीय कॉलम को पोस्ट किया और उनकी पहली टिप्पणी थी कि आखिर वो कौन है जो EH को पीछे ढकेल रहे हैं। और उसी अखबार में था कि EH जिला चिकित्सा अधिकारी से अपने रजिस्ट्रेशन करा के अपनी योग्यता, शैक्षिक योग्यता को दे करके एक पंजीकरण संख्या ले लें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस करें। और दोनों अखबारों का जो मूल उद्देश्य था समाचार पत्रों का, वो ये था कि अब दोनों अखबार के संपादक या उनके लेखक या उनमें जो आर्टिकल डालते हैं या उनको चलाने वाले प्रमुख लोग इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स बढ़ाए जाने चाहिए। और दोनों अखबारों ने यह अपेक्षा की है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स अपनी प्रैक्टिस में रमें। अब मैं हालांकि क्षमा चाहूंगा अपने सभी सीनियर साथियों से, चूंकि मैं सच बात रखने के लिए, सच बात कहने के लिए जाना जाता हूं। अनुसंधान वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक प्रमुख अंग है, यानी शोध कार्य। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है चिकित्सा कार्य करना,
रोगियों के बीच में अपने आप को समाहित करना। हमारे दोनों अखबारों ने लिखा कि 5 वर्ष में 29 प्रपोजलिस्ट ने जल्दबाजी कर दिया, और 29 प्रपोजलिस्ट, ये दोनों अखबार लिख रहे हैं अपने अपने कॉलम में। आज कुछ संयोग ऐसा है कि दोनों अखबारों का लगभग एक समान एक जो मैटर है वो लगभग मिलता जुलता है। दोनों अखबारों ने लिखा कि मान्यता लेने के क्रम में 29 प्रपोजलिस्ट ने जल्दबाजी किया। एक अखबार ने लिखा कि एक संस्था उसमें न सम्मिलित हुई, उसको राज्य स्तर से इस तरह का निर्देश है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चलाया जाए। एक संस्था ने अपने संस्था में विभिन्न चिकित्सकों को से आवाहित किया कि वो अपने अपने रिकॉर्ड, अपने क्लिनिकल डाटा संबंधित संस्था को सौंप दें। बस यहीं से मैं आपकी बात शुरू करता हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग, दवा, डोज बहुत चर्चा हुई, किताबें भी आ गई, कई लेखक भी उभर के आ गए, कई क्लास, ऑनलाइन क्लास लेने वाले भी आ गए, कई दवा बेचने वाले अपने विभिन्न सीएमई के द्वारा देश के विभिन्न कोनों में जाना शुरू किए। अब जरा दो बातें बहुत विचारणीय हैं हमारे नए साथियों के लिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य सुरक्षित है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य हमारे नए चिकित्सक साथियों के कंधों पर है। हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं जो 60 साल के आसपास की उम्र पूरी कर गए हैं, मैं अपने आप को भी उसी में सम्मिलित करता हूं। अब इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी मत थोपिए, जिम्मेदारी आपकी है। आप निकल करके जब चिकित्सा क्षेत्र में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अथाह सागर में तैरने का प्रयास करेंगे, तो आपको स्वयं अपनी नौका तैयार करने का अवसर मिल जाएगा। आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो सीनियर साथी आज इतने सक्रिय हुए हैं मान्यता को लेने के लिए, हम 29 प्रपोजलिस्ट की बात नहीं करते, वो कैसे सक्रिय हुए, किन परिस्थितियों में सक्रिय हुए, उनका क्या योगदान रहा। मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कदम उठाया वो सराहनीय कदम था, क्योंकि उन्होंने वो कदम तब उठाया जब जिनको उठाना चाहिए था वो उसको उठाने से कतरा रहे थे, और आज आगे आना वो चाहते हैं जो पहले कतार में पीछे खड़े थे। मैं सभी संस्था अध्यक्षों से, सभी औषध निर्माताओं से और सभी सीनियर प्रैक्टिशनरों से ये बात पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए आप आगे क्यों नहीं आए? आपने 50 साल आज़ादी के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को यहाँ तक लाने का कार्य क्यों किया या साहस क्यों किया? 1951 में जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भारत सरकार के संज्ञान में आ गई थी, नेहरू जी का पत्र लोग बताते हैं मिल गया था, वहाँ से चल के कहानी आज 2022 तक पहुँचने क्यों दी गई? इसके पहले होम्योपैथी को मान्यता मिल गई, इसके पहले आयुर्वेद को मान्यता मिल गई, इसके पहले यूनानी को मान्यता मिल गई, तब आप अपने आप को उस दबे कुनबे में क्यों रखे हुए थे? और अगर मैं इस बात का दावा करूं कि 17 अप्रैल 2020 के बाद जब से मैंने ऑनलाइन क्लास लेकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स को जगाना आरंभ किया कि जागो मेरे साथी, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, और वही है कि हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन। हमको हिम्मत नहीं हारनी थी, इसलिए सोचते विचारते मैं इस कार्य में आगे आया, और जैसे ही मैंने माइक संभाला, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार को, अपने साथियों को सम्मोहित करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप आगे आए, उसी के तुरंत पैरेलल हमारे तमाम वक्ता निकल करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सफ़ेद साइन बोर्ड लेकर के और मेडिसिन का प्रिपरेशन करके उसका डेमो बताना शुरू कर दिए। अरे मैं सबसे पूछता हूं कि आपने अगर ये काम 10 साल पहले किया होता तो आज हमारे 29 प्रपोजलिस्ट को आईडीसी के समक्ष जाने की जरूरत ही ना पड़ती, शायद सरकार हमसे कहती आज जरा आप सर्वे करा लीजिए। मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग इस बात का सर्वे करा लें कि 17 अप्रैल 2020 के बाद से पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक कितनी तन्मयता के साथ बाहर आए हैं, उन्होंने कितने मन से काम करना शुरू किया है। उसका श्रेय डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को नहीं जाता, उसका श्रेय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर अपनी रोचकता, अपने ज्ञान को समाहित करने वालों को जाता है, जो प्रैक्टिस में उतर करके सामने आ गए हैं। हमारे तमाम साथी कहते हैं कि ये दिन भर सर्विस करते हैं, शाम को 2 घंटे क्लिनिक पर बैठते होंगे, कितने मरीज देख लेते हैं, इतने बड़े विशेषज्ञ हो गए। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं बनता, इसीलिए एक अखबार की बात मैं कहना भूल गया। एक अखबार ने लिखा है कि हमारे तमाम संस्थाएं, समूह और तमाम चिकित्सक
गारंटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं फला रोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में गारंटी ठीक करता हूं। और आपको याद होगा कि मैंने अभी 4 दिन पहले के अपने क्लास में इस बात की अपेक्षा की थी, जब मेरा कैंसर डे पर लाइव प्रसारण पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था, मैंने वहां कहा था कि चिकित्सक गारंटी शब्द नहीं दे सकता। अगर वो चिकित्सक है तो प्रयास करता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी शोध हो रहा है, प्रयास हो रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम किसी बात का गारंटी सुधार नहीं दे सकते कि हम इस रोग के विशेषज्ञ हो गए हैं। हमारे पास मजबूरी है कि हमारे पास सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सभी के रोगी आ रहे हैं। हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जमने के लिए हर रोगी को अपने कांटेक्ट में रहना है, उसके कांटेक्ट में अपने आप को बनाए रखना है, उसका टच बनाए रखना है। इस नाते हम मजबूर हैं कि जब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक हमें लगभग सभी रोगों पर अपने आप को लड़ना होगा, शोध करना होगा, लेकिन गारंटी शब्द नहीं देना होगा। हम प्रयास करते हैं रोगी के साथ। आपके हालांकि मैं 200 रुपये परामर्श शुल्क लेने के बाद ही अपने साथियों को अब औषधि और डोज बताता हूं, लेकिन उस 200 रुपये लगाने के बाद भी आप देख रहे हैं, आप सबके फोन कॉल आते हैं कि दिन भर में कम से कम 15 से 20 वीडियो कॉल के द्वारा रोगियों को देखने के बाद जो मैं सलाह अपने चिकित्सकों को दे रहा हूं उसके परिणाम बताते हैं। मैं अभी कल एक हमारे चिकित्सक थे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा सर बड़ा जादू हो गया। एक पेशेंट जो 3 महीने से खाना नहीं खा रहा था, अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था, और आपके फार्मूले जादू कर दिया। वो तो 24 घंटे बाद खाना खाने लगा, अपने वर्क को करने लगा, और वो कह रहा है कि दवाई हमारी और बढ़ा दिए, डोज हमको और बढ़ा दीजिए। तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ दवा देने नहीं गए थे। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हिमाचल प्रदेश या बिहार या आपके दिल्ली के बहुत से डॉक्टर हमसे संपर्क करते हैं, पटना बिहार के और सिवान के, गोपालगंज के, आपके सिरसा के, समस्तीपुर के, आपके राजनांदगांव के, भिलाई के, दुर्ग के, इतने डॉक्टर्स मुझसे संपर्क करते हैं, अपने रोगियों का वीडियो कॉल कराते हैं। वहां मैं नहीं जाता, लेकिन मैं गारंटी कभी नहीं कहता, गारंटी शब्द का इस्तेमाल मैं कभी नहीं करता। मैं चिकित्सक को परामर्श देता हूं, परामर्श के साथ उनको यह बताता हूं कि इन दवाओं का प्रयोग इस तरह रोगी के साथ करें। बाकी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर भी हमारे शोध के साथ शायद आशीर्वाद देने के लिए लगा हुआ है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उलझाया क्यों है? मैं समाचार पत्र के संपादकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बातों को भी लिखना शुरू करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब तक आप डाइल्यूशन और पोटेंसीज और पॉजिटिव और निगेटिव को बनाए रखेंगे और जब तक इस बात को हटाएंगे नहीं, तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपने मूल रूप में स्थापित हो ही नहीं पाएगी। यह हमेशा झगड़ा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ संलग्न बना रहेगा। जब हम D3 से लेकर के 5 ml को 450 ml में कन्वर्ट करके हम जब ग्लोब्यूल्स बनाते हैं तो 450 ग्राम में हम 5 ml दवा कन्वर्ट कर लेते हैं D3 की, और उससे हम रोगियों को देते हैं। तो जब हम उसको डाइल्यूशन में बनाते हैं, हम डाइल्यूट करते हैं अर्थात डिस्टिल वाटर में लेते हैं, तो हम तभी 5 ml दवा हम 445 ml के डिस्टिल वाटर में मिलाकर उसको 450 ml कर देते हैं। जब तक ये फार्मूला स्थायी आप नहीं समझ पाएंगे, और इसके बाद जब तक आप एंजाइम्स की प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे और ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जीवित कोशिकाओं से बनने वाले एंजाइम्स जीवित कोशिकाओं में जाके ही अपना काम दिखाते हैं, तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए आप अपने आप को स्थापित करने में अक्षम हैं। आपने दवाएं बनाया बोतलों में, डाइल्यूशन के हजारों बोतल आपने सजाए, आप मेडिसिन बेच रहे हैं, आप पेटेंट बेच रहे हैं, आप संस्था चला रहे हैं, आप कागज का टुकड़ा बांट रहे हैं, और 50,000 से लेकर के 1 लाख, 1.25 लाख तक आप कमा रहे हैं एक व्यक्ति से। आपने अपना काम कर लिया है, आपने अपना घर भर लिया है, आपने अपनी संस्थाएं चला दी हैं, आपने एफिलिएशन देना शुरू कर दिया है, आपने विभिन्न आदेशों के तहत अपने अपने कार्य करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रगति नहीं दी है। इस बात को मेरे भाई, मेरे सीनियर साथी बुरा ना माने, आप सब इस बात को स्वीकार करें। मैंने तो एक काम किया, मैंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक में अपना समय दिया, दूसरा पुस्तक मैंने लिखा, उसमें भी समय दे रहा हूं, उसको पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा तो जब मैंने लिखा है तो पैसा तो आएगा ही। जब मैंने मेहनत किया और हमारे साथी उस पुस्तक की डिमांड कर रहे हैं तो वो तो किताब बिकेगी ही, उसको खरीदा ही जाएगा। लेकिन अनिल श्रीवास्तव जब 17 अप्रैल 2020 को एक सफेद शर्ट और लुंगी पहन करके 5 मिनट का वीडियो जारी किए थे कोरोना काल में, जब देश में आपातकाल चल रहा था और सब कुछ बंद था, तो मैंने देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को जगाने का क्रम किया था। मैंने वहां पे अपना बिजनेस बनाने का या अपनी किताब को बेचने का क्रम नहीं किया था। यह संयोग मानिए या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद मानिए कि मेरी पुस्तक आपके डिमांड पे पूरी हुई। पुस्तक अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में गई, दूसरी पुस्तक भी कंप्लीट हो गई, उसकी भी एडवांस बुकिंग चल रही है, लेकिन उसका कोई श्रेय मैं लेना नहीं चाहता। मैं उसका श्रेय आप सब साथी जो हमारे रहे हैं, ये उनका है।
और उन चिकित्सकों का है जो लगातार प्रैक्टिस में रम चुके हैं। लेकिन मैं उन अपने सीनियर साथियों से एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि आप दवा किसको बेचेंगे? आप अपने संस्थान में किस उम्मीद पर अपने नए स्टूडेंट को करेंगे? क्यों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या घट गई? मुझे याद है जब मैं केएनएच मेडिकल कॉलेज हीरालाल खन्ना के कॉलेज कैंपस में जब कानपुर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का क्लास चलता था तो 100 से 150 200 स्टूडेंट निकलते थे। डॉक्टर एमएच इदरीसी के कानपुर के क्राइस्टचर्च कॉलेज के कैंपस में जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्लास छूटते थे तो लगता था कोई एक मेडिकल कॉलेज के सफेद शर्ट पहने स्टूडेंट जा रहे हैं। लेकिन आज जरा मुझे कोई ऐसा एक संस्थान बता दें जहां पर 50 की भी संख्या हो। कहने को आपके रजिस्टर पे हो सकते हैं, आपके ऑन पेपर आप 250-300 विद्यार्थी अपने शिक्षण संस्थान में दिखा सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप उनको नॉलेज दे रहे हैं? क्या वास्तव में आप उनको एज ए मेडिकल स्टूडेंट का क्लास दे रहे हैं? क्या वास्तव में आप उनको इंटर्नशिप के लिए इंडोर हॉस्पिटल दे रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का? क्या आप वास्तव में जो दवाएं बना रहे हो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ही बना रहे हैं? आप सब ने स्वयं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता के लिए पीछे किया है। आज जो ये अखबार लिख रहा है कि आखिर वो कौन है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पीछे करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं कि देश के सारे सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता चाहते ही न थे और न है। आज अगर मान्यता मिल जाएगी तो उनके सबके बिजनेस फ्लॉप हो जाएंगे। ये बात दिमाग में 50 साल बाद आपको क्यों आ रही है? आज आप लोगों के अखबार इतनी तेजी से क्यों लिख रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए? इसके पहले आपने जागरण क्यों नहीं किया? आप बुरा ना माने, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी लोग सीनियर की बात कर रहा हूं। जितने लोग दवा बना रहे हैं पेटेंट के नाम पे बेचते जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते चले जा रहे हैं, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की शीशियों के ऊपर अपने अपने लेबल लगा करके बेच रहे हैं। कोई कड़ाही में गोल करके सिर्फ बना रहा है, कोई बड़े बड़े टावर में बना रहा है, कोई बड़े बड़े प्लास्टिक के गैलन में बना रहा है, और इसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता क्यों नहीं हो रही है? क्लिनिकल डाटा आप अपने संस्थाओं में क्यों मांग रहे हैं? क्लिनिकल डाटा तो प्रैक्टिशनर के पास, सीधे प्रैक्टिशनर्स के नंबर, मैंने तो जो 56 पेज का अपना दिया था स्वास्थ्य मंत्रालय को जो मैंने भेजा, मैंने उसमें क्लिनिकल डाटा अब विभिन्न चिकित्सकों ने अपने अनुभव जो उन्होंने ठीक किया था रोगियों को, उनके प्रमाण, उनके फोन नंबर, उनके फोन कॉल, उनके रोग, सब तो मैंने दिया है। किस तरह का क्लिनिकल डाटा आप चाहते हैं आपके संस्थाओं को दिया जाए? फिर आपकी संस्था उस क्लिनिकल डाटा का क्या करेगी? अचार डालेगी? क्लिनिकल डाटा चिकित्सक जिस रोगी को ठीक करेगा, मेरी आने वाली जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, मैं उसमें विभिन्न शहरों के अच्छे चिकित्सकों के कुछ अच्छे केस को लिख रहा हूं उन्हीं के नाम से और उन पेशेंट के नाम से। अभी मैं अपने साथियों को आवाहित करूंगा कि वो अपने अच्छे पेशेंट के नाम, फोन नंबर, क्या दवा दी, कब से शुरू किया, क्या रोग उन्हें था और उस रोग के कितने दिन में परिणाम आए और क्या क्या दवाइयां आपने किस किस डोज में दिया, मैं उन साथियों के नाम के साथ पूरा क्लिनिकल डाटा छापने जा रहा हूं और वो पुस्तक भी आपको दिखाई पड़ेगी। मैं बातें नहीं करता, मैं अब करके दिखाता हूं। मैंने कहा ना कि इसके पहले, यानी 2017 के पहले, मैं डॉक्टर वी कुमार के साथ जुड़ा हुआ एक एंकर माना जाता था, लेकिन मुझे जब इस बात का आभास हुआ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुठाराघात किया जा रहा है तो मैंने अपना मोड ऑफ एक्शन चेंज किया, और मोड ऑफ एक्शन चेंज करते ही हमारे देश के इतने साथी जुड़ गए, हमारे पेज पर इतने साथी जुड़ गए, हमारे लाइव क्लास में इतने साथी जुड़ गए, हमको चाहने वाले साथी जुड़ गए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यथार्थ बता रहा हूं। ना तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, ना मैं किसी को मूर्ख बना रहा हूं, और ना ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे मैं पैसा कमाने का कोई उपक्रम कर रहा हूं। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति प्रैक्टिशनर्स से होगी। प्रैक्टिशनर्स को निकल के सामने आना पड़ेगा। प्रैक्टिशनर्स के साथ लेकर के अगर आप नहीं चलोगे, जितने भी, चाहे वो प्रपोजलिस्ट हैं, चाहे वो सीनियर साथी हैं, जब तक आप प्रैक्टिशनर्स को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, प्रैक्टिशनर्स की बात को समझेंगे नहीं, उसने क्या दवा दिया। आप लोग कहते हैं अपना क्लिनिकल डाटा दे दीजिए, आप उस क्लिनिकल डाटा को कैसे समझेंगे? मैंने हीमोफीलिया पर आपको बताया कि मैंने हीमोफीलिया पर शोध किया, मैं कैंसर पे जो दवा दे रहा हूं उसमें मैं भी दर्द ठीक कर रहा हूं। आपका दावा है कि आप आधे घंटे में ठीक करते हैं, मेरा दावा है कि मैं भैया 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में या 1 दिन में कुछ दर्द कम कर रहा हूं। आपका दावा है कि आप रोगी को 3 महीना और जीवन दे देते हैं, और मैं तो ये कह सकता हूं कि मेरे रोगी 6-6 साल से अपने आप काम करने में लगे हैं। तो कहने में क्या जाता है? वो तो प्रैक्टिशनर बताएगा ना। आप अपनी जितने भी, चाहे वो फेडरेशन बने हैं, चाहे वो एसोसिएशन बने हैं, उसमें प्रैक्टिशनर कहां है? संस्था चलाने वालों को नाम लेकर के आप एक संस्था बना लेते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। दवा बनाने वाले कंपनियों के बड़े बड़े मालिकों को लेकर के आप एक एसोसिएशन बना लेते हैं। प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन में जो प्रैक्टिशनर सम्मिलित होना चाहते हैं उनको आप बैकिंग कर देते हैं, और जो आपके दिमाग से तेज अगर आपको कुछ बताना चाहते हैं तो उनको नीचे से, आरी से लेकर के आप उनके पैर काट देते हैं कि आगे ना बढ़ने पाए, इसकी आवाज ना आगे बढ़ने पाए। तो यह भला कहां आप होगा? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भला अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो अच्छे प्रैक्टिशनर्स, हर शहर के केवल 5 अच्छे प्रैक्टिशनर्स आप तलाश लीजिए। नहीं 5 मिलते, आप 2 तलाश लीजिए। भारतवर्ष में हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं,
अगर एक जिले से 2 प्रैक्टिशनर्स अच्छे निकले तो 75 जिलों में 150 प्रैक्टिशनर्स हो गए। इसी तरीके से 36 राज्य आपके हैं। अगर एक राज्य से आपको 150 मिला है तो अगर 30 राज्य ही मान लें तो 15 या 45 लगभग 4,500 प्रैक्टिशनर्स, यानी कुल मिला के लगभग 5,000 अच्छे प्रैक्टिशनर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आपके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आपकी वो मनोदशा नहीं है। आपकी मनोदशा है कि आप कहेंगे 5,000 रुपया वार्षिक जमा कर दीजिए, 15,000 रुपया जो है आजीवन जमा कर दीजिए, संस्था में जुड़ने के लिए आपकी ये शर्तें हैं, एफिलिएशन लेने के लिए आप 50,000 एडवांस दे दीजिए। काम कुछ नहीं है। ना एक आपके पास सुपरवाइजर है, ना आप परीक्षा का सही संचालन कर रहे हैं, ना आपके पास प्रैक्टिकल कराने के साधन है, ना आपके एग्जामिनर्स उस तरह की प्रैक्टिकल ले रहे हैं, ना उस तरह के आपके प्रिंसिपल या संस्था अध्यक्ष उस तरह के क्लास ले रहे हैं, ना वो एटमॉस्फेयर दे पा रहे हैं। आपने नियम कागजों में बड़े सख्त कर रखे हैं। पैसा कमाने का मोशन आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति में आप सब बैकिंग कर रहे हैं और अच्छे आगे आने वालों के साथ आप जुड़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। चाहे वो दवा बनाने वाले हो, चाहे संस्था चलाने वाले हो। आज तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिन बाद मुझे ये बोलने का मूड बन गया और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आज ये कहां से बातें निकाल रहा हूं। मुझे बहुत दुख है आज इस बात पर कि लगातार 5 वर्ष हो गए आईडीसी कमेटी के समक्ष इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्लिनिकल डाटा को किसी प्रैक्टिशनर से मांगा। प्रैक्टिशनर से आप डाटा क्यों मांग रहे हैं? आप सीधे उस प्रैक्टिशनर को अपने साथ जोड़ लीजिए। आप कहते हैं मैंने ये वेबसाइट बना लिया। अरे आपके पास पर्सनल फोन नंबर्स होंगे, आप उन नंबर से उनको कॉल करके निवेदन करके कहिए आए हमारे साथ जुड़िए। वो प्रैक्टिशनर्स खुद अपने क्लिनिकल डाटा ले चल के सबमिट करें, अपने नाम से दे और देखिए मैंने इतने रोगी ठीक किया, आप इनकी जांच कर लीजिए। आप कह रहे हैं क्लिनिकल डाटा हमको दे दीजिए। क्यों दे दें हम आपको अपना क्लिनिकल डाटा? किसी भी संस्था को या किसी भी फेडरेशन को या किसी भी प्रपोजलिस्ट को क्लिनिकल डाटा आप कहिए आईडीसी से कि हमारे ये नंबर के डॉक्टर्स हैं, फला फला शहरों में हैं, आप इनकी क्लिनिक की जांच करा लीजिए। आप इनसे क्लिनिकल डाटा मांगिए, इनसे ब्यौरा मांगिए कि इन्होंने कौन सा रोगी कब ठीक किया है। हर चिकित्सक का एक सम्मान है और आप दवा बनाने की एजेंसी का नाम दे नहीं पाए सरकार को, आप संस्था चलाने वाले अपने कागज दे नहीं पाए, अपना एसोसिएशन दे नहीं पाए और आप सारी अपेक्षा अब प्रैक्टिशनर से कर रहे हैं। अजीब बात है। अभी तक आपने प्रैक्टिशनर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि प्रैक्टिशनर हमारे संस्था निकलने के बाद जूता पॉलिश कर रहा है कि सड़क पे खेती कर, कि गांव में खेती कर रहा है, कि किसी नर्सिंग होम में कंपाउंड्री कर रहा है। आज आपको क्लिनिकल डाटा मांगने की जरूरत पड़ गई तो आपको अपने प्रैक्टिशनर से याद आ रहे हैं। अभी तक आप अपने प्रैक्टिशनर की खोज क्यों नहीं ले रहे थे? आज से याद कीजिए 10 साल 12 साल पहले मैंने डॉक्टर वी कुमार जी से भी कहा था, डॉक्टर एडीसी से भी कहा था, डॉक्टर यूपी सिंह से भी कहा था कि आप लोग अपने 5-6 एक्सपर्ट बनाइए, उनको अपनी संस्था से टीएडीए दीजिए और वो विभिन्न चिकित्सकों के पास जाएं जो आपके यहाँ से पास आउट स्टूडेंट हैं, उनकी क्लिनिक पर जाएं, वहां फोटोग्राफी करें, देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट बाकायदे बनाइए और फिर उनको एक लेटर जारी कीजिए कि आपने हमारी संस्था से इस ईयर में ये पास किया था और खेद का विषय है कि अभी तक आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं की है और आपने जो अपने प्रैक्टिस का हमको पता दिया था उस पते पे आप हम नहीं पाए गए। लेकिन ऐसा काम किसी संस्था अध्यक्ष ने नहीं किया क्योंकि अपनी जेब से एक पैसा वो खर्च नहीं करना चाहते। वो सारा का सारा ऐड करके या तो प्रैक्टिशनर्स उनको पैसा दे या दवा खरीदने वाला उनको पैसा दे या कंपनी उनके यहाँ से दवा खरीदे, चाहे सर्टिफिकेट का कागज खरीदे। रजिस्ट्रेशन के लिए हर संस्था अपना अपना रजिस्ट्रेशन का दावा कर रही है कि मेरा सच है, मेरा सच है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी आप ईयरली इतना रुपया दिए। किस बात का रजिस्ट्रेशन? हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखा, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब सरकार मान्यता देगी तो सरकार अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलेगी, हमारी योग्यता को अगर सही समझेगी तो हमको हमारा रजिस्ट्रेशन करेगी। अगर आपको बहुत कष्ट है तो आप सारे प्रैक्टिशनर्स को अपने लिस्ट से हटा दीजिए। भाई ये तो एक तरीके का प्रशिक्षण ही है ना। हमारे साथ अगर 4 डॉक्टर सीख जाते हैं और हमने कह दिया कि अच्छे योग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हैं तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे साथ ही हो ही नहीं सकते। बड़े बड़े, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नर्सिंग होम संचालक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शीर्षक बन रहे हैं, विभिन्न शहरों का दावा करके वहां पर बैठ करके कह रहे हैं मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सरताज हूं। किस बात के सरताज हैं आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं और जो कर रहे हैं वो आपका नर्सिंग होम कर रहा है। आप वहां से पैसा कमा रहे हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे अपने आप को पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। तो ये क्या है? कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर आना है तो बहुत ही गंभीरता पूर्वक, बहुत ही एक चिंतन के साथ, मन के साथ आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स को जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। और जब नंबर आप प्रैक्टिशनर्स आपके देश में बढ़ जाएंगे, दवाओं की खपत होने लगेगी, तो जो लोग दवाएं गलत बना रहे हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे अच्छी दवाएं बनाने के लिए। जब प्रैक्टिशनर जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने समझने वालों, मेरे पास दिन भर तमाम फोन कॉल आते हैं, सर मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपके लेक्चर को सुन के सीखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, किस संस्था में नाम लिखाऊं। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर पाता क्योंकि मैं जानता हूं संस्थाओं का क्या हाल है।
मैं तो सीधे कहता हूं कि अभी आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। भारत सरकार इसको मान्यता देगी तो इसके आगे फिर कोई प्रक्रिया होगी। मैं कैसे एश्योर कर लूं कि कौन सी संस्था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अच्छा पढ़ा रही है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जानने और समझने वाले जो प्रैक्टिशनर्स हैं, पहले वो अपने आप को स्थापित कर ले जाएं, फिर आगे जो होगा वो समय बताएगा। यदि मेरे आज के इस लेक्चर से हमारे किसी सीनियर साथी को, चाहे वो डॉक्टर वी कुमार जी हो, चाहे दृषि जी हो, चाहे यूपी सिंह जी हो, चाहे सुदामा प्रसाद जी हो, या हमारे प्रपोलिस्ट हो, मैं इसी वीडियो में उनसे करबद्ध हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेता हूं। ये मेरे मन की पीड़ा थी, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है, मैंने किसी की आलोचना नहीं की है, मैंने अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। इसको आप अन्यथा ना लें। ये एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जनहित में मेरा एक जनहित लेक्चर था आज का, जो मैंने पूरे देशवासियों को समर्पित किया है। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले दिन अपने अगले क्लास में, आपसे किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाजत दीजिए। नमस्कार।